वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था ब्रिटिश की बंगाल विजय, बंगाल पर कैसे विजय प्राप्त की, कैसे हराया शासकों को, तो ये हमने देखा। इसके बाद अगला जो इनका टारगेट था वो था मैसूर मराठा। इसकी तरफ ये विस्तारवादी नीति अपनी अपना ही रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, विस्तार करते जा रहे थे। ठीक है, ये हम अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने जब ब्रिटिश ने बंगाल पर विजय प्राप्त की तो यहाँ पर इन्होंने बंगाल में एक दोहरा गवर्नमेंट, दोहरी शासन प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। इसके बारे में जानते हैं, इसके बाद हम फिर मैसूर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो डुअल गवर्नमेंट क्या कहलाता है या फिर दोहरा शासन, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या था, द रूल ऑफ द टू, मतलब दो लोग शासन करेंगे, एक कंपनी थी और दूसरा नवाब थे। कुछ अधिकार कंपनी के पास थे, कुछ अधिकार नवाब के पास थे। ठीक है, नवाबों को भी खुश करना ही था। अब यहाँ पर इन्होंने किया क्या, ये चालाकी की कि दीवानी और राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी ने अपने पास रख लिया और प्रशासनिक जिम्मेदारी यानी कि जो काम धाम करने का अधिकार है वो नवाबों को दे दिया। कुल मिलाकर ये ऐसा काम कर दिया इन्होंने कि कंपनी के पास सारी शक्तियाँ आ गई, जितनी भी पावर है कंपनी के पास आ गई, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको कोई काम नहीं करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी नवाब के पास चली गई। सारे काम धाम करने वाले जो काम है वो, मतलब जितना भी काम करना है वो सब नवाब करेंगे और सिर्फ शक्ति रूल कौन करेगा, ब्रिटिश शासन करेगा। ठीक है ना, तो कंपनी के पास अधिकार चले गए, पावर चली गई। कंपनी हैड ऑल पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और नवाब हैड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। ये चीज़ यहाँ पर हो गई। तो ये व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, अगर ऐसी है तो जाहिर सी बात है नवाब खुश नहीं रहेंगे, असंतुष्टि तो होगी होगी, समाज में भी होगी और जनता में भी होगी, नवाब में भी होगी। राजा दुखी रहेगा तो प्रजा भी दुखी रहेगी। तो फिर इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं इंट्रोड्यूस किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और समाप्त किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग ने कर दिया 1772 में। क्लियर है, तो ये बंगाल की कहानी थी। इसके बाद मैसूर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनकी नज़र, कंपनी की नज़र पड़ी मैसूर पर। मैसूर क्या है, हैदर अली के नेतृत्व में अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैसूर की शक्ति को मद्रास पर अंग्रेजों के नियंत्रण के लिए भी खतरा माना गया। अब मैसूर को खतरा माना गया, मैसूर क्या है, मद्रास में आता है और इसको खतरा माना क्योंकि इसका जो राजनीतिक प्रणाली है, फिर कहें यहाँ पर हैदर अली का नेतृत्व अच्छा हो रहा था। और जब नेतृत्व किसी जगह का अच्छा होता है तो वो राज्य अपने आप पनपता ही, अच्छा वहाँ पर दिखता ही है। तो ये शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था। तो अंग्रेजों को लगा अरे ये तो हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। तो हैदर ने अपनी सेना के लिए प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीकों की शुरुआत भी की थी। अब यहाँ पर क्या किया, इन्होंने अपने सेना को अच्छे से प्रशिक्षित किया, पश्चिमी तरीके अपनाए। इनकी दोस्ती फ्रांस से भी थी, ठीक है ना, तो वहाँ के जो सेना के तरीके थे उनको इन्होंने अपनाया। हैदर ने मराठा पर अनेक बार धावा बोला और अपने सारे खोए हुए प्रदेश को वापस भी ले लिया। इसके अलावा फिर क्या हुआ, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मैसूर अपने पास लेना ही था, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अंग्रेजों ने हैदराबाद के नवाब 1766 के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और नवाब को उत्तरी सरकार क्षेत्र देने के लिए राजी कर लिया। इसके बदले में अंग्रेजों ने नवाब को हैदर अली से सुरक्षा देने का वादा किया। अंग्रेजों ने हैदराबाद के नवाब से कहा कि अगर हैदर अली आप पर भी हमला करेगा तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वादा खिलाफी की, अंग्रेजों ने सुरक्षा तो की नहीं। अब यहाँ पर क्या था, एक तरफ कंपनी थी, मराठा थे और निजाम थे, इनका गठबंधन था और इन्होंने मैसूर पर हमला कर दिया मिलकर। इन्होंने कहा चलो मैसूर पर हमला करते हैं, हैदर अली को हराते हैं। युद्ध 1.5 साल तक चला। हैदर अली अचानक मद्रास के दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने अंग्रेजों को मद्रास की एक बहुत ही अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। हैदर को अंग्रेजों की सहायता का वचन दिया गया। अब अंग्रेजों ने हैदर के साथ खेला। इन्होंने कहा कि आपकी हम सहायता करेंगे अगर कोई बाहरी शक्ति, जैसे फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, डच है, ठीक है, उस समय सभी शासन कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई और आप पर हमला करता है या फिर कोई लोकल शक्ति भी आप पर हमला करती है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैदियों का आदान प्रदान भी किया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया। हैदर अली पर जब किसी बाहरी शक्ति ने हमला किया तो इन्होंने सहायता नहीं की। तो यहाँ पर फिर दूसरा
अंग्रेज़ों के बीच में और मैसूर के बीच में युद्ध होता है, जिसको दूसरा या फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कहा जाता है। 1780 से 84 के बीच में ये लड़ा गया। मराठा ने 1771 में मैसूर पर हमला किया, लेकिन अंग्रेज हैदर अली की मदद करने के लिए नहीं आए। हैदर ने पाया कि फ्रांसीसी उनकी सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में अंग्रेजों की तुलना में ज़्यादा उपयोगी थे। ठीक है, तो यहीं पर इनकी फ्रांसीसियों से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई। अंग्रेज ने माहे पर कब्जा करने की कोशिश की, इसलिए हैदर ने अपने अधिकार के प्रति इसे एक सीधी चुनौती माना और इनसे लड़ भिड़े। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध क्या होता है? यहाँ पर हैदर ने मराठा और निजाम के साथ गठबंधन किया, अरकोट पर कब्जा किया और अंग्रेजी सेना को हराया। गठबंधन यहाँ पर टूट गया। हैदर ने गठबंधन टूट गया मतलब जो पहले हुआ था, पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में जो दोस्ती हुई थी वो यहाँ पर टूट गया और गठबंधन बुवाला भी मतलब इनका भी टूट गया। हैदर ने अंग्रेजों का साहस के साथ सामना किया और संघर्ष को जारी रखा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हैदर अली की जब मृत्यु हो गई तो यहाँ पर जो मराठा इनके साथ थे, निजाम जो थे ये जाकर मिल गए अंग्रेजों के साथ, तो यहाँ पर धीरे धीरे इनकी हार होने लगी। लेकिन हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान आए और वो भी डटकर मुकाबला करते रहे। 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्र टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। इसके बाद क्या हुआ, मंगलौर की संधि होती है। दोनों ने एक दूसरे के लिए जो प्रदेश लिए थे वो वापस ले लिए और इसके अलावा परिणाम ये हुआ कि कोई नहीं जीता। तो दूसरा आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें मैंगलोर की संधि सामने आती है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर दोनों की बराबर स्थिति थी, कोई जीता नहीं था, कोई हारा नहीं था, क्योंकि टीपू सुल्तान यहाँ पर उतर चुके थे युद्ध में और इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा। हालांकि अंत में इनकी भी मृत्यु हो गई चौथे मैसूर युद्ध के समय, और उस समय फिर भी श्रीरंगपट्टनम की संधि सामने आती है। आगे देखते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में। टीपू ने त्रावणकोर से युद्ध की घोषणा की, लेकिन त्रावणकोर के साथ अंग्रेज थे। यहाँ पर युद्ध होता है, एक तरफ अंग्रेज थे, निजाम थे, मराठा थे। ठीक है ना, पहले हैदर अली का साथ दे रहे थे मराठा और निजाम, फिर गठबंधन टूट गया और जाकर ये इनके साथ मिल गए। अब इनका गठबंधन था, इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को हराया। फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। विजेताओं ने आधे से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। टीपू से 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षति के रूप में भी मांगे गए। टीपू के पुत्र को बंधकों के रूप में ले जाया गया और तब तक युद्ध क्षति का संपूर्ण भुगतान नहीं किया गया। ठीक है, उन्होंने कहा जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं करेंगे तब तक पुत्र को वापस नहीं करेंगे। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में और इसकी डेट सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। टीपू ने 1792 से 1799 की अवधि में अपने नुकसान को भरने का प्रयास किया और फ्रांसीसियों के साथ निकटता बढ़ाई। बेलिसली ने टीपू के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने अरब, तुर्क और अफगान से संबंध बनाने का प्रयत्न किया है। टीपू ने सहायक संधि में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम शामिल नहीं होंगे। जो सहायक संधि प्रणाली चल रही थी उसमें शामिल होने से भी मना कर दिया। ठीक है, वो भी इसी समय की ही थी। अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण किया और उनकी सहायता मराठा और निजाम ने की थी। टीपू श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। टीपू के बेटे को बेल्लोर भेज दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत मैसूर रियासत बन जाता है और बोडियार वंश के 5 वर्षीय लड़के को राजा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो अब कुल मिलाकर कठपुतली नवाब ही रहते हैं। यहाँ पर राजा तो बना देते हैं लेकिन शक्तियाँ इनके हाथ में नहीं रहती हैं। ठीक है, तो ये मैसूर की कहानी थी। मैसूर इस तरीके से अंग्रेजों के पास चला जाता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जाना और मैसूर विजय देखी हमने अंग्रेजों की, कि कैसे अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा किया, कैसे मराठाओं ने और निजाम ने गठबंधन को तोड़ा हैदर अली के साथ और इनके साथ जाकर मिल गया और फिर यहाँ पर इनकी विजय हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मराठाओं के बारे में। ठीक है, आधुनिक भारत का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ब्रिटिश शासन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, अभी भी यही टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें अभी हमने मैसूर के बारे में पढ़ा और बंगाल विजय देखी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मराठाओं के बारे में, कि मराठाओं से कैसे विजय प्राप्त की। अब धीरे धीरे मराठा निजाम सबसे लड़ेंगे, सबके क्षेत्र इनको हड़पने थे, तो मराठाओं से विजय कैसे इन्होंने हासिल की, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पेड बैचेस ज्वाइन करने के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए, और अभी हमारा आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भी नया ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।